जो पाकिस्तान की और चूँकि सबसे बड़ी आबादी का सूबा होते हुए पंजाब की नौजवानों की ज़रूरियात से जुड़ा उनके इस वक्त सबसे बड़े हमारे मुस्तकबिल के सितारों के लिए चैलेंज और इस कौम के लिए उससे नबर्द आज़मा होने के लिए जो पॉलिसी है, जो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव, मनशियात से बचने के लिए हुकूमत पंजाब की तरजीहात और महकमा एंटी नारकोटिक फोर्स वफाक में जो काम कर रहा है, महकमा पंजाब पुलिस जो है किस तरह से पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए जो काविशें कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब की आगाही मुहिम, उन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ और फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में बनने वाली से नो ड्रग पॉलिसी, से नो टू ड्रग पॉलिसी जो है इसको आगे बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर 12 करोड़ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 52% हमारी ख़वातीन हैं और उन ख़वातीन को जब हम देखते हैं तो 65% यूथ पे मुश्तमिल वो आबादी है और नौजवान जो पाकिस्तान की पूरी आबादी का 65% उस सेग्रीगेशन वॉल्यूम के अंदर फॉल करते हैं। आबादी के उस हुजम में 65% जो हमारा नौजवान है वो किस तरह इस वक्त स्कूल्स की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे और फिर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कैसे इस वबा का शिकार हो रहा है और हमारी तरजीहात और कार्रवाइयाँ किस तरह से उससे मैच करती हैं और जहाँ गैप है वो क्या है और उसमें फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया मिल के कैसे हुकूमत का मावन और साथी बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हुकूमत का अज़्म है कि हमने पंजाब को मनशियात से पाक करते हुए एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाल के जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि वो रियासत मदीना के हदो हाल के मुताबिक पाकिस्तान को ख़ुसूसन नौजवानों के लिए वो एक ऐसा गहवारा बनाना चाहते हैं जहां उनको मौके भी दस्तयाब हों और अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के इन मुआशरती बुराइयों से निपटने में वो नौजवान हिस्सेदार भी हो। लिहाजा सुखेरा साहब जो इस वक्त पंजाब पुलिस के हमारे इंसदादे मनशियात विंग और उसके साथ जुड़ा जो ओवरऑल से नो टू ड्रग का इनिशिएटिव है उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है अब तक पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए अमली इकदाम उठा रही है। इसके अलावा हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पंजाब में अब तक जो की हैं इसके बाद मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी और जो ओवरऑल ये जो गठजोड़ है, क्योंकि मनशियात फरोश जो है वो किस तरह माजी में
पॉलिटिकल लीडरशिप की छतरी लेता रहा और किस तरह थाने को उन सरगनों के खिलाफ कार्रवाइयों से रोका जाता रहा और किस तरह से आंखें बंद करके वो कौम के राहबर जिन्हें अपनी इस नस्ल को इस लानत से महफूज रखने के लिए अमली इक़दामात उठाने थे, वो किस तरह सियासी लालच का शिकार हो के इन माफियाज को परवान चढ़ाते रहे। और आज ये नौबत आ गई कि मेरा ये मुस्तकबिल जो कौम का है वो इंतहाई ख़तरनाक इंडिकेटर्स के तहत जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो नौजवान जो है वो नशई बन के इस कौम पे बोझ बन रहा है और ना सिर्फ वो अपने ख़ानदान पे बल्कि पूरे के पूरे मुआशरे के ऊपर जिस तरह वो बोझ बन के पूरे मुआशरे को इस लानत ज़दा करने में वो मुआवन बन रहा है, वो तमाम तलह हकीकतें जो हैं आज हम आपके सामने लाएंगे। ओवर टू यू सुकिरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनशियात की लानत के बारे में तो कोई ज़्यादा बात करने की ऐसी नहीं, हम सब इससे बड़े आगाह हैं कि ये कितना बड़ा नासूर है। तो इस पे पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की जिसके 2 हिस्से थे। सबसे पहले हम लोगों ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो बड़े इसके सप्लायर थे और जो लोग इसको फर्दर सपोर्ट करते थे और इसको धंधे को परवान चढ़ाते थे। तो वो तकरीबन 494 के करीब लोग थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उसमें से 419 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दूसरा जो इसका पार्ट है वो एक जनरल कैंपेन थी जिसमें 46,000 और प्लस जो हैं केसेस रजिस्टर किए गए और जो रिकवरी थी इसमें बड़ी ह्यूज थी। 25,000 के करीब जो थी इसमें चर्च और हेरोइन जो थी वो भी तकरीबन कोई 1100-1150 के करीब किलोज में रिकवर हुई है। इसी तरह लिकर भी और आइस भी। तो गवर्नमेंट का ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इस पे व्यू पॉइंट है जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी साहब ने इसको लॉन्च किया हुआ है बड़े एग्रेसिवली और इसमें हम इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं कि इसको हम स्ट्रीट से पाक कर देंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक स्कूल्स का जिक्र किया है उसमें आप समझते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है और हमारी जो ये फ्यूचर जनरेशन है उसको भी हमने सिक्योर करना है इस नासूर से। तो उसके खिलाफ भी हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। तो 363 मुकदमा दर्ज हुए हैं इस ज़िम्मन में और जो स्कूल्स में लोग सप्लाई करते थे 380 के करीब लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं इसमें। तो ये इंशाल्लाह एक परपेचुअल कैंपेन है जो जारी रहेगी और हम वक्तन वक्तन आपको अपनी प्रोग्रेस इसमें आपके सामने रखते रहेंगे इंशाल्लाह। जी इसमें एक बात बेटे अभी सवाल लेते हैं तो फिर इस पे बात करते हैं। जो नहीं साथ ही चलेगा, ये तो आप अकेले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसमें एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब में जो अब तक जैसा कि आपको पता है कि एक कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है। एक महकमा है जो वफाक में एक्सक्लूसिवली बिग कैच की तरफ जाता है और वो अपने इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ऑपरेशन करता है और उन नेटवर्क्स को तोड़ता है और बैनुल अक़वामी सतह पे जो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए बैरून मुल्क या मुल्क के अंदर जो ये नेटवर्क ऑपरेट होता है उस पे जो कड़ी नज़र रख के बर वक्त और इफ़ेक्टिव कार्रवाइयाँ करने वाला जो महकमा है, महकमा एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब और ओवरऑल पाकिस्तान जो है, एंटी नारकोटिक फोर्स ने अब तक जो है वो पंजाब में 2019 और 2020 में जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके तहत
679 کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ 787 افراد کو انہوں نے اس حوالے سے گرفتار کیا۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی طرف سے جو ریکوریز کی گئی اس میں 861 کلو ہیروئن، 6,159 کلو حشیش، 1,341 کلو افیون اور 3.46 کلو کوکین، 3.25 کلو میریجوانا اور 864 کلو بھنگ، جبکہ 120 کلو دیگر نشہ آور اشیاء جو ہیں وہ انہوں نے برآمد کی۔ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ پچھلے دنوں وفاقی وزیر انسداد منشیات یعنی اینٹی نارکوٹک فورس کے فیڈرل منسٹر جو ملے، تو انہوں نے پنجاب حکومت کی جو پنجاب پولیس کی خصوصاً کاوشیں تھیں ان کو سراہتے ہوئے کچھ مزید فردر پلاننگ اور پالیسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ترجیحات طے کی، میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو یہ باور کروایا گیا کہ جہاں پولیس ایکشن کرتی ہے وہ افراد گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو نشئی ہیں مختلف نشوں کے، ان کو جب تھانوں میں لایا جاتا ہے تو ریہیبلیٹیشن کا جو ہمارا پروسیس ہے یا اوورال ہاسپٹلز کا فقدان ہے، تو وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ ان کی اس تجویز کو مانتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فی الفور جو ہے وہ ہوم منسٹری کو اور منسٹر لا کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے ان کو ہم ڈویژنل سطح پہ اس کا دائرہ کار پھیلائیں اور فی الفور ان ہاسپٹلز کو بنانے کے لیے بجٹ میں وہ پروپوزلز لائی جائیں، اور چونکہ 9 ڈویژن پنجاب کے جو ہے ان میں ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ بنانے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے اینٹی نارکوٹک فورس کے پولیس اسٹیشن ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول تک بڑھایا جائے، اور جن ڈسٹرکٹس میں یہ موجود نہیں ہے وہ پنجاب پولیس کے تعاون سے مل کے کولیبریشن سے وہاں وہ تھانے قائم کیے جائیں۔ تو آئی جی پنجاب کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے نہ صرف ان نشے کا شکار افراد کو پکڑ کے اس لعنت سے بچانے کے لیے قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے جا رہی ہے، بلکہ جو اس کے علاج معالجے کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے جس میں ریہیبلیٹیشن ہاسپٹلز جو تھے وہ ضرورت تھی اس کو یقینی بنانے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غیر سرکاری رول ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو آپ کا اینٹی نارکوٹک فورس کا رول تھا وہ صوبوں کے اندر ایک ابہام چل رہا تھا، اور کے پی کے گورنمنٹ نے اس حوالے سے اپنا علیحدہ سے 18th امینڈمنٹ کے بعد ایکٹ بنایا، اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے کچھ قانونی ہم نے پیش رفت کی، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس کو نیشنل ڈرائیو اور نیشنل کمپین کے طور پہ ایک نیشنل پالیسی کے متحد مانیٹر کیا جائے، اور وہ نیشنل پالیسی جو اینٹی نارکوٹک پالیسی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس کو ہی صوبوں کے ساتھ انٹر لنک کیا جائے، اور صوبے وہاں سے گائیڈ لائنز اور پالیسیز لائن لے کے اس نیشنل کمپین میں صوبے حصے دار بنے اور پنجاب ان کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرے۔ تو لہٰذا جو انیشیٹو وفاق کے اندر اینٹی نارکوٹکس کا محکمہ لے رہا ہے،
ہم پنجاب پولیس کے ذریعے ان کی امپلیمنٹیشن انشور کرنے جا رہے ہیں، اور جو آپ نے یونیورسٹیز کالجز کے اندر ایک اوورآل، چونکہ جس طرح سکیرا صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو اور زیادہ اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے متعلقہ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں ان کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور ان مافیاز تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو اس سپلائی چین کو ہم نے توڑنا ہے، اور وہ سپلائی چین جب ٹوٹے گی تو ہماری یہ درسگاہیں، ہمارے یہ اسکول اور ہمارے یہ مستقبل کے جو معمار ہیں یہ محفوظ رہ سکیں گے۔ تو لہٰذا جو آپ کو ایک، چونکہ ہم لوگ کل سائی وال میں وزیر اعظم کے عوام دوست منصوبوں میں مصروف عمل تھے، تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سابقہ 10 سال سے مسلسل ایک حکومت کا یہاں قبضہ رہا، ایک جماعت قابض رہی صوبے کے اوپر، تو اس جماعت نے جس نے یہاں ایسی پالیسیز لانی تھی جہاں پہ آپ منشیات فروشی اور اوورآل اس کے استعمال پہ کوئی افیکٹو لائے عمل سامنے لاتے، ان کے اپنے رہنماؤں کی گاڑیوں سے جب وہ منشیات برآمد ہوتی رہی ان کی ڈکیوں سے، تو اس سے ان کی قوم کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، اور کیوں اب تک یہ جو نیٹ ورک تھا اس کو نہ توڑا جا سکا، کیونکہ ہماری ترجیحات درست نہ رہی ماضی میں، اور جس کی قیمت اور خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ نیٹ ورک ان کی آبیاری جو ہے سرکاری سرپرستی میں ہوتی رہی، اور ان نیٹ ورکس کو کھاد جو ہے وہ سابقہ حکومت کے وزراء ڈالتے رہے، اور جس سے وہ اب جو ناسور جو ہے وہ تناور درخت بن گیا، اور جس کی جڑیں اب کاٹنے کے لیے ہمیں اور زیادہ تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی ایک شاخ کو کل پنجاب پولیس نے ڈسکا کے اندر کاٹنے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے وہ سابقہ جو ہمارے مرحوم ایم این اے اور موجودہ ایم پی اے کی کینڈیڈیٹ NA-75 جہاں الیکشن ہو رہا ہے سیالکوٹ میں، اس کے بھائی نکلے، اور وہاں PMLN نے واویلا مچایا، اور ایک شاہی خاندان کے سرکاری اور غیر سرکاری، جب وہ سرکار میں تھے تو سرکاری ملازم تھے، اور جب وہ اب سرکار میں نہیں ہے تو اب اس شاہی خاندان کے وہ ذاتی ملازم ہے، وہ وہاں پہنچ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کو بھی سیاست کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس پرچے کو، اس FIR کو بھی انہوں نے انتقامی نشان کا، وہ انتقام پسندی کا نشان نہ بنانے کے جو ان کے روایتی بیانیے ہیں اس کے ساتھ جوڑا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہی موصوف جو ہیں آج سے چند برس پہلے دبئی ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے، اور اسی الزام کے تحت پکڑے گئے تھے، تو کیا وہاں پہ بھی ہماری PTI کی حکومت تھی دبئی میں؟ وہاں ان کو کیوں دھر لیا گیا تھا ایئرپورٹ پہ؟ اور یہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے زارِ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، اور جو کل ان کے بیٹے کا حلقہ 75 میں جو اس وقت امیدوار ہیں نوشین گیلانی صاحبہ، یہ ان کے سگے بھائی ہیں، اور محسن شاہ صاحب، یہ وہاں پہ ڈرگ سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور پولیس نے ان کو حراست میں لیا، اور جو آپ کے ساتھ وہ FIR بھی آپ کو ہم شیئر کر دیتے ہیں، انہوں نے وہاں یہ واویلا کیا کہ یہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، تو اس لیے حکومت نے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں ان پہ FIR دی۔ تو ان نادان دوستوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس معاشرے سے منشیات کا خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم نے اس کو
सियासत से बालातर हो के एक जहाज समझ के इस नासूर का मुकाबला करना है और अपनी आने वाली नस्ल को इससे महफूज बनाना है। और हमें इससे कतन कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो आप हुकूमत का हिस्सा है या अपोजिशन में है। अक्रॉस द बोर्ड ये एक नेशनल ड्राइव लेके हम चलने जा रहे हैं और उसकी जद में जो भी आएगा उसको हम कानून के शिकंजे में लाएंगे। बदकिस्मती ये है कि जहां भी गठजोड़ नासूर माफिया की बात आती है वहां पे पस पर्दा साथ PMLN की आशीर्वाद सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं किसी के साथ उनकी रिश्तेदारी सामने आती है, कहीं उनकी अजीजदारी बेनकाब हो जाती है, कहीं वो उनके स्पॉन्सर निकल आते हैं, कहीं वो माफिया के वो जुड़े साथ तार वो बेनकाब हो जाते हैं। तो ये एक बदकिस्मत पहलू है कि मुआशरे के अंदर हर तरह का माफिया, जिसमें चीनी माफिया है, आटा माफिया है, आपका जहीरा अंदोज माफिया है, आपका जो है वो मिलावट माफिया है, आपका जो है वो अवाम को कब्जा माफिया है और आपका कनीज माफिया है। हर माफिया जो है उसके ताने बाने जाके रायवंड और जाती उमरा स्टेट से मिलते हैं। तो हमारा इसमें, और फिर आप मनशियात माफिया जिस पे हाथ डालने की कोशिश होती है तो ये चीखें इनकी बुलंद होती हैं। तो इसका मतलब है कि वो हर माफिया जो है वो जाती उमरा की छतरी में परवान चढ़ता रहा और जाती उमरा के शाही खानदान के तहफ़्फ़ुज़ में वो माफियाज फलते फूलते रहे और उन्होंने अपनी जड़ों को इतना सरायत और मजबूत कर दिया कि वो पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह बेदर्दी से मशरूम ग्रोथ नहीं वो खुम्बियां उगा करती थी, इसी तरह इस माफियाज की हर जिले, हर तहसील और यहाँ तक कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर वो माफिया जो है वो फल फूल रहे हैं। और वजीर आजम इमरान खान का इस कौम से ये वादा है कि इन माफियाज के लिए वो जिस वैक्सीन को मुतारफ करवा चुके हैं वो वैक्सीन जो है उसका स्प्रे जारी है और जब वो स्प्रे जारी है तो उतनी शिद्दत से इनकी चीखों पुकार जारी है। लेकिन ये कौम से उन्होंने वादा किया था कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो ये रोते रहे, पीटते रहे। हम अपने उस गैर मुतजलजल जो कमिटमेंट थी कौम से, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो बाई इलेक्शन के अंदर ये जो वावेला था, हुकूमत को बदनाम करने की साजिश थी, इसकी मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ और मैं ये तवक्को करती हूँ कि PMLN के क़यादत के अंदर भी इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि उनके सफ़ों में भी अगर कोई ऐसी काली बेड़े उनका नजायज़ इस्तेमाल करके तहफ़्फ़ुज़ लेके सियासत को रोज़गार और कारोबार का ज़रिया बनाती रही हैं, तो उनको भी मीडिया में आके फिलफौर इनसे अपनी लातल्लुकी का ऐलान करना चाहिए, ना कि वो इसको सियासत की नज़र करें और सियासी हमदर्दियाँ समेटने के लिए वो ओछे हथकंडों पे आए। और जो ताड़ड़ साहब हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप ज़ाती मुलाजम की बजाय इस कौम के वफादार बने और मनशियात से पाक करने की ये जो एक कोशिश है उसके अंदर भी आप इस जहाद का हिस्सा बन के इस मुआशरे के अंदर इस तबाही को, इस नासूर को जो इस वक्त कैंसर से ज़्यादा इस मुआशरे को अपनी लपेट में ले चुका है, उससे मुआशरे को आज़ाद करने में हमारे मददगार बने। खेरा साहब से पहले बाद में पहले सबसे पहले उसका सवाल था, 1 मिनट बेटे आप सवाल करो, आप एक मिनट। यूनिवर्सिटीज में मुंशियात बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है और इसलिए ये बात है कि 20 ऑफिसर्स जो क्लासमेट है ऑफिसर अगर साहब से बात की एग्जाम के नीचे वाला अपना भी कई आगे प्रोफेसर होता है और यूनिवर्सिटीज इंतजामिया भी कई उनके नॉलेज होने के बावजूद को इसको नहीं रोक सकती।
तो वहां से ये मामला शुरू होता है, चाहे वो जेल रोड पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है सरकारी है, या वो किनार पे आती बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिटी, लाहौर में जो कई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये धंधा चलता है, वहाँ पे कैसे आप इनके खिलाफ सियासत करें? हाँ, इसमें ऐड कर लें, मेरे भाई ने ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके कुछ मीडिया मालिक हैं, वो यूनिवर्सिटीज नो गो एरियाज पुलिस के लिए क्या बनी हुई हैं, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कर दें, आप बड़े फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, पिछली हुकूमत में आपको प्रेशर ज्यादा था मंशियात के खिलाफ प्रेशर करने में, या इस गवर्नमेंट में, ये भी आज क्लियर कर दीजिएगा। और दोनों कैटेगरीज की जामियात का सही दिल से जवाब दीजिएगा कि क्या ये मंशियात का धंधा सरकारी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी? बल्कि इसके साथ ही ये बताएं सारे ही वो बारी बारी कर ले वो। ड्रग्स के हवाले से केनाल रोड सारी बड़ी हुई है, मुस्लिम टाउन से लेकर हर बक्सपुरे तक आप कभी वो ड्राइव करें, सैकड़ों लोग रोजाना वहाँ बैठकर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं केनाल के ऊपर। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, और वहाँ पर सैकड़ों किलो रोजाना ड्रग्स बिकती है। इसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने ऑपरेट करना है? अगर आप अभी भी चले तो वहाँ सैकड़ों लोग बैठ के मार्फीन के टीके और दीगर मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक इलाका में बस हो गया, बारी बारी कर उसके बाद जी सबसे पहले तो जो मेरे भाई ने बात की है तो वो दुरुस्त बात है कि बाज़ हमारे कुछ जो निचली सतह पे लोग होते हैं उनके नॉलेज में चीज़ होती है वो उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। दूसरी बात आपकी ये भी दुरुस्त है कि बाज़ स्कूलों में बाज़ टीचर्स को भी पता होता है इस चीज़ का, लेकिन वो इसको नहीं आगे बताते, किसी को हमें इन्फॉर्म नहीं करते। बाकी बात आपने की कि जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में यूनिवर्सिटी, ये आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये दोनों तरफ पे है। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में है, और ये असल में ये एक गर्द की और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जला देने वाली आंधी है। जब आंधी चलती है तो वो फिर ये किसी एक गली में जाके दूसरी गली में नहीं रुकती, ये फिर तमाम सोसाइटी को अपने उसमें लेती है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये हर तरह के इंस्टीट्यूट्स में है। बाकी जो आपने फरमाया कि कोई जगह नो गो एरिया है, तो ट्रस्ट मी कोई एरिया नो गो एरिया नहीं है। अच्छा सोहेल साहब ये बताइएगा, सोहेल साहब ये बताइएगा, सोहेल साहब ये बताइएगा, ये बारी बारी कर ले, बारी बारी अली 1 मिनट बेटे। मैडम ने अभी बताया सबको कि जितना भी माफिया ड्रग है, कब्जा माफिया, सबके पीछे जाति उमरा ड्राइवेंट के हाथ निकलते हैं। क्या आप मैडम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तमाम जो माफियाज हैं उसके पीछे सियासतदान और जाति उमरा, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? वो सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए वो काम मेरा है, वो मैं दूंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, डॉक्टर कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाबाश दी के वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को और आईजी पंजाब को कि आपने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। क्या आप समझते तो पुलिस इसको जारी रखेगी? अभी भी वहाँ पे कब्जा माफिया है? जी बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, सब आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं वो पुलिस से अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो पुलिस के बराबर ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि जो पिछले 1 महीने से इनाम गनी साहब ने ऑपरेशन किया है, वो आप सारे मेरे भाई बैठे हैं, आप बता सकते हैं काम अच्छा हुआ है या नहीं? अली 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 बारी बारी आपने करना है। अच्छा हुआ है। लोगों ने घरों में शीशा कैफेज खोले हुए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, शीशा पीते हैं, उसके बारे में बताएं आपने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि वो से अभी भी एम आलम रोड की बैक साइड पे खुले रोड इसके बाद अच्छा ठीक है ना, अपना अपना सवाल करके और बता दें फिर इसका जवाब दें।
जी एक सवाल अच्छा जी कजाफी क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्सिटियों के अंदर आइस और बाकी जो लीगल फरोख्त हो रही है, क्या कोई गैंग्स की तादाद आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने गैंग्स लॉबीज हैं, कोई फिगर्स आप इस हवाले से दे सकें? जी, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, पर्चे दर्ज हुए हैं, वो 363 है पिछले साल में, और तकरीबन 380 बंदा गिरफ्तार हुआ है अराउंड द स्कूल्स। उसमें जैसे मैंने काफ़ी भाई पहले अर्ज की थी ना कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अच्छाई करते हुए हम खुदा ना खास्ता सारी सोसाइटी को मलाइन कर दें या किसी इंस्टीट्यूट को मलाइन कर दें, क्योंकि उसमें हो सकता है बहुत थोड़ी तादाद हो और एक दो लोग इन्वॉल्व हों इस धंधे में, तो वो एक पूरे इंस्टीट्यूट को उसमें, तो इस पे जो मेन हम कार्रवाई करते हैं वो हम जब हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है तो उससे हम खरीदारी करके फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। मैं अर्ज करता हूँ, शीशा कैफेज भी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये पिछले कोविड के दौरान और अब तो इनसाइड द बिल्डिंग अलाउड ही नहीं है ना कोई सिटिंग, तो अगर ये होती है तो इसमें डीसी जो लाहौर हैं वो भी कार्रवाई करते हैं, एसीज भी करते हैं, वो प्राइमरीली वो लोग ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस उनके इस्तगासों पे पर्चे देती है, तो वो मैं उनसे भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये कोई भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स में किसी में भी जाएं तो लोग बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं कुर्सियां वगैरह लगा के, इनसाइड तो बिल्डिंग में अभी है ही नहीं है। सोहेल साहब आप बताइएगा कि इन यूनिवर्सिटीज के बाहर तो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट भी इनके साथ मुलव्वस हैं, मंशियात फरोशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ब्रदर आपकी बात ठीक है कि मेन कार्रवाई सप्लायर की होती है, लेकिन जिस स्टूडेंट से भी कोई रिकवरी होगी उसको भी स्पेयर नहीं किया जाता। ये बताइएगा कि जो लोग हैं, जो लोग बताइएगा कि आप भी लाहौर में रहते हैं, पंजाब पुलिस का हिस्सा है, हम भी यहीं पर रहते हैं, कई बड़े नाम हैं जो आपकी नॉलेज में भी होंगे, हमारी नॉलेज में भी हैं, जो ये सारा कारोबार कर रहे हैं, उन पर कोई एक नाम आप बता सकते हैं कि उन पर कार्रवाई की हो? सिर्फ सप्लायर छोटे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे फ्रंट मैन पकड़कर आप बेशक 10,000 पकड़ दें, लेकिन उससे नेटवर्क जो है वो बस नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन बादशाह है सिटी में, शायदा है मजांग में, हम सब जानते हैं, और जो मतलब उसका बैकग्राउंड है उसका भी सबको पता है, हंजरवाल में, झेडू गांव में, अली रदाबाद में, अंदरूने शहर आइकन, मतलब ये जो नहीं, मैं मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर गैंग्स की बात कर रहा हूँ। पहले हमने आइडेंटिफाई किए थे जो 500 गिरोह 494 एग्जैक्ट, उस पर 419 के खिलाफ एक्शन लिया गया था। ये वो नहीं थे जो कोई 10 ग्राम बेच रहा है या 100 ग्राम बेच रहा है, ये बड़े सप्लायर्स, तो इंशाल्लाह इससे फर्दर कहाँ रही है, कोई आपने आइडेंटिफाई की है कि ये लाहौर में या पंजाब में आ कहाँ से रही है? आइस भी आ रही है, दूसरी चीजें भी आ रही है, मंशियात भी सुई तो है नहीं, वो कहाँ कौन से रूट से आ रही है और कौन लोग उसमें हैं? इसमें क्या ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व हैं या और इतनी एजेंसीज होती हैं, चेक पोस्टें होती हैं, क्या कह रहे हैं कि आला वारदात कहाँ से आ रही है? तो मेनली तो आपको पता है कि ये मतलब नॉर्थ साइड से ही आती है सारी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सियासी सवाल है। नहीं सियासी बात में होगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग हैं तो आशीर्वाद की है सर, वो बताएं, असल में आवाम के सामने वो रखें, बदनामे ज़माना असल हाँ जी, वो लोग आवाम के सामने रखें कि ये नासूर फैला रहे हैं। आप असल जो इशू वो ये है, खुल के बताएं जी, जो आपने नेटवर्क पकड़े हैं आज इनको वो खबर दें, बताएं कि किस अक्रॉस द बोर्ड जो भी जहां है आप बताएं इनको, ताकि बिल्कुल ठीक है आप बोलें, कोई पाबंदी नहीं है जी। आप देखें, मैं अर्ज करता हूं, जहां पर भी रिकवरी होती है उस पर कार्रवाई होती है, जहां भी उसके पीछे अगर कोई बंदा आता है तो उसको ज़रूर उसके पीछे जाया जाता है, हम बैक ट्रैक करते हैं। बाकी ये है कि किसी को भी फैब्रिकेट तो नहीं किया जा सकता अनलेस के कोई कंक्रीट एविडेंस हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने पकड़ना है, प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस से गुजरना है, फिर कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसमें आपको इसको प्रूव करना पड़ता है विद एक्यूरेट और कंक्रीट एविडेंस। तो उसमें जिस हद तक भी होता है हम करते हैं। हमारी कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 70+ है, ऑलमोस्ट 75 के करीब है। अच्छा हाय साहब, मैं मुश्किल आसान कर दूं, बेसिकली आप किसी भी हुकूमत की तरजीहात जो है उसको देखते हैं
असेस करते हैं उसकी पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए कि किस हुकूमत ने क्या पॉलिसी वाज़िया की, जिसकी उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है और वो इस कौम को किस मंजिल पे ले जाना चाहती है। तो मैं चैलेंज करती हूँ, और सुखेरा साहब तो एक ऑफिशियल वर्दी में है और मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी ज़ात को हम कंट्रावर्शियल करें, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो तरजीहात थी उनकी सिमत दुरुस्त नहीं थी, और जहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट की दास्तान आपके कानों में गूंजती रही, आज तक इस DGPR में या किसी जगह बैठ के आपके कानों में कोई इनकी इंसदाद मंशियात की पॉलिसी की गूंज सुनाई नहीं दी होगी। कोई ऐसी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जिसके अंदर आपके सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते, जिसमें आपकी पंजाब पुलिस और जो सबसे अहम एक सेक्टर जिसको हम भूले हैं वो है आपका DG एंड ये जो हमारे एक्साइज है, इनके अंदर भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर भी एक महकमा जो इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ करता है, उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं, और ओवरऑल हमारे उन एक्साइज डिपार्टमेंट की जो अपनी फोर्स है और थाने हैं उनको हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो अपना पंजाब के अंदर मौजूद रोल है उसको पूरे सिर्फ लाहौर तक महदूद ना रखा जाए, बाकी शहरों तक भी फैलाया जाए। लेकिन इसमें एक अगर ये पॉलिसी बन गई होती, हमारी तरजीहात दुरुस्त होती साबका द्वार में, तो आज कौम को ये दिन देखना नसीब ना होता जो आपके सामने है कि आप यूनिवर्सिटी, स्कूलों और मुख्तलिफ अदारों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये बहुत पहले करने वाले काम थे जो अब उस्मान बुज़दार की क़यादत में मौजूदा हुकूमत करने जा रही है। इसमें एक अहम चीज़ जो ज़रूरी है आपको कि पंजाब को मुख्तलिफ कैटेगराइज किया गया, मुख्तलिफ अजला को A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी ये बदकिस्मती से इस वक्त जो है वो A कैटेगरी में आया, क्योंकि इन शहरों के अंदर ये जराइम पेशा अफराद जिनका ताल्लुक मनशियात से है और जहाँ मनशियात का इस्तेमाल और उसके साथ जुड़े जो नेटवर्क हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये आप चेक कर लें कि इन शहरों में किस जमात का कब्जा रहा, कौन सी जमात इन शहरों में फुल मैंडेट लेके आती रही और कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देता रहा, और किस तरह से जो दुरुस्त सिमत थी उससे हम भटक के हमने सियासी छोटे छोटे मफाद के लिए कौम का इतना बड़ा मफाद जो था उसको दाव पे लगा दिया। और आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ये बताइए कि ब्रॉडशीट का जो मामला है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मामला है, इसको दोनों पार्टियां अपने अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं। आपके ख्याल में कौन सही है? जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इंसाफ की बात करती है और मेरिट की बात करती है। तो अगर इंसाफ की बात देखें और मेरिट की देखें तो हमें, अगर हम उस पूरे ब्रॉडशीट के प्रोसेस में हिस्सेदार होते कहीं, तो हमें कमीशन बनाने की ज़रूरत ना पड़ती और हम कौम को ये नए सिरे से जितनी गुत्थियाँ ये उलझा के गए थे उस कमीशन को ये TORs दिए गए कि जिसने मुख्तलिफ असासों के ज़रिए जो एसेट्स बैरून मुल्क इंडिकेट हुए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमतें जो है वो उनको रिकवर करने में नाकाम रही, और फिर जो करोड़ों रुपए इन मुल्ज़मान के पीछे जाने पे खर्च किए मुख्तलिफ अदारों ने, तो कमीशन ये जांचेगा कि इस कौम की जो मेहनत की कमाई थी, टैक्स पेयर की कमाई थी, जो हमारे स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर बुनियादी ज़रूरतों पे खर्च हो सकती थी, वो खर्च भी किया आपने, तो इन रिटर्न उसका कौम को फ़ायदा क्या हुआ, और ये माफियाज जो है वो ज़्यादा मजबूत हुए, तो वो जांचेगा और इंसाफ होगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी बात आपने ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी में
देखिए ये बात सोचने की है और ये बहुत अहम आप सब के लिए भी एक सवालिया निशान है मुझ समेत कि हमें जब ऊपर एक खौफ, हरास और डंडा नज़र आता है उन तमाम 2 नंबर करप्शन के हमाम में गोते लेने वाले अफराद को, तो वो खौफज़दा तो होते हैं, ज़ाहिर अपनी उन कार्रवाइयों को वो रोकते हैं, लेकिन खौफज़दा हो के वो पस पर्दा छुप के सरेआम करने की बजाय वो छुप जाते हैं, लेकिन छुप के अपना वो कारस्तानियाँ जारी रखते हैं और उसका रेट बढ़ा लेते हैं। और हमें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2 चीज़ें इंडिकेट की, एक पार्लियामेंट्री रोल कि वो वीक रहा जिसकी वजह से आपका ये स्कोर जो है वो ऊपर गया, और पार्लियामेंट्री रोल में जो अपोजिशन का रोल था उसको आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में पिछले 2 साल में जो एक इफेक्टिव कानून साजी होनी चाहिए थी, जो एक हमारा अवाम फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी, लेजिस्लेशन भी नहीं हुई, और वो पॉलिसीज़ जो पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को रिलीफ देने का बननी चाहिए थी वो ना बनी। दूसरी चीज़ उन्होंने गवर्नेंस पे उंगली उठाई। गवर्नेंस जो है ये 2 मेन इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी में आपका ये 4 पॉइंट जो है वो बढ़े हैं। गवर्नेंस के अंदर अहम तरीन जो आपका पार्टनर है वो पुलिस है, आपकी इंतज़ामिया है। अब वो पुलिस और इंतज़ामिया हमें तो जहेज में जैसी मिली है, हम उन टूमों को, पंजाबी जो टूमा जड़ियाँ सानू मिलियाँ, हम उनको कली कराने में मसरूफ़ हैं, और वो पुराने पीतल के बर्तन और वो पराते और जो हम उन सब को हम चमकाने में मसरूफ़ हैं। डिमोरलाइज हुए जंग लगे हुए इदारे, हम उनको इम्प्रूव करने में मसरूफ़ है। वो कैसे होंगी? थ्रू रिफॉर्म्स, और थ्रू उनकी एक 2 चीज़ें हम कर रहे हैं कि गवर्नेंस के सिस्टम में एक डीमोटिवेशन थी कि जो साबका द्वार में हुआ कि मेरिट का कत्लेआम हुआ, ज़िले सुबानी और शाही ख़ानदान के दरबारी हवारी और खुशामदी हर अच्छी पोस्ट पे विराजमान हुए, और एक उंगली के इशारे से सीनियर ऑफिसर्स को घर भेजा जाता रहा और मोस्ट जूनियर्स को ऊपर बैठाया जाता रहा, जिससे महकमों में डीमोरलाइजेशन हुई और उनके अंदर जो एक जज्बा था वो फौत हुआ। और लोग कहा कि तनख्वाह ही लेनी है ना, काम करो ना करो तनख्वाह घर बैठ के भी ले लेंगे, तो लोग OSD बन के ज्यादा खुश रहे। दूसरी चीज जो रही वो आपका रहा कि जो आपका सबसे अहम चीज रही कि पुलिस के अंदर या इंतजामिया के अंदर जो उनको जरूरियात थी, उनकी पुलिस ने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, उनके पास गाड़ियां नहीं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, उनके पास ओवरऑल एक मतलब जहां भर्ती की पाबंदी लगी सबसे पहले पुलिस उसकी जद में आई, वहां थानों में बिल्डिंग्स अपनी नहीं, वहां पे जो इक्विपमेंट है वो नहीं, वहां टेक्नोलॉजी नहीं। ये सारी चीजें आपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पुलिस के सर पे हाथ रखा है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि यही इदारा जो है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है और अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ये ना सिर्फ इस मुआशरे से जुराइम को ख़त्म करेगा बल्कि एक लीडिंग रोल प्ले करेगा इस मुआशरे को तरक्की याफ्ता और खुशहाल माफिया मैडम बता दें। कनीज माफिया में कनीज़े अव्वल कनीज़े दोयम और सोयम और साथ जो है कुछ पंक्चर्ड स्टपनियां, और जो पंक्चर्ड स्टपनियां है कल आपने देखा कि एक कनीज़े अव्वल जो है वो पार्लियामेंट में एक दर्द भरी आहें भरी सिसकियों भरी आवाज में खोखर बरादरान खड़े होके अपनी दास्तान बयान कर रहे थे
तो एक कनीज़े अव्वल जो है वो फुदक के बेंचेस पे वो उनको सबक पढ़ा रही थी, डिक्टेशन दे रही थी, और वो बार बार उनको वर्गला रही थी कि आप जो हैं वो ये कहें, आप वो कहें। तो ये जो कनीज़ माफिया है वो इस वक्त जोंक बन के, दीमक बन के PMLN को चिमटा हुआ है। तो उस माफिया को भी हमने, उस पर गहरी नजर है हमारी, और उनकी हरकतों सकनात जहाँ जहाँ वो जो कर रही होती हैं उस पर गहरी नजर है। तो हम ये चाहते हैं कि माफिया तुसी आप खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। कल वजीर आला को जो इमरान खान साहब ने शाबाश दी है कि उस्मान बुज़दार जो है कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि लॉ मिनिस्टर ने DIG इशफाक खान को बुलाया हुआ था, क्राइम की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके हवाले से बता दें कि सिर्फ सियासी ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा आप कर चुके हैं बेटे। आपने बात की थी कि जितना भी मंशियात फरोश है जाती उमरा और रायविंड उनके सरगना, जबकि वो भी इल्जाम लगाते हैं कि मंशियात का कारोबार बनीगाला से भी हो रहा है। आप ये बताएं कि जाती उमरा से कौन सा नशा मिलता है और बनीगाला से कौन सा नशा मिलता है? पहली बात है कि इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी लोगों पे हाथ डालने पे शाबाश है या क्राइम रेट भी बढ़ गया है। देखिए, क्राइम रेट पहले क्या था आपको ये जानना जरूरी है कि पहले कहीं कोई वारदात होती तो थाने को ये इंस्ट्रक्शन थी कि ये एनलिस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर रखा कि किस थाने में कितनी कम FIRs हुई, और जो थानेदार था अवाम रुल रहे होते थे, रो रहे होते थे कि मुझे मेरी दार रस्सी करो, मेरा पर्चा तो दर्ज करो, तो वो कहता था कि नहीं जी ये तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि मेरी महीनावार जो कारकर्दगी है कि मेरे थाने में इतना क्राइम है। इस बेस पे वो तमाम जो FIRs थी वो रजिस्टर नहीं होती थी, तो डाटा गलत इंडिकेट होता था। पहली दफा मौजूदा IG ने और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर शख्स जो थाने पहुंचेगा शिकायत करेगा, आपने FIR का अंदराज यकीनी बनाना है। जब FIR जो है वो आपकी रोकी नहीं जाएंगी और उसका डाटा जाहिर है, इसका मतलब ये नहीं था कि पहले क्राइम नहीं हो रहा था, पहले क्राइम था लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही थी, अब क्राइम के साथ साथ FIR भी दर्ज हो रही थी। दूसरी बात आपने कही, बनीगाला से अवामी नशा बिकता है, और वो अवामी नशा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, वो एहसास से जुड़ा हुआ है, वो अवाम के दर्द से जुड़ा हुआ है, वो पनाह गाहों से जुड़ा हुआ है, वो लंगर खानों से जुड़ा हुआ है, और वो पिसे हुए तबकात के लिए घर बना के देने के उस अमल से जुड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह जाती उमरा में वो खोखर पैलेस जुड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि कभी किसी गरीब पिसे हुए मिडिल क्लास ने महल तमीर किए हैं? पैलेस बादशाहों के होते हैं, और ये कैसा खूबसूरत इम्तजाज है कि दरबारी हवारी भी पैलेस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप सोचें कि शाही खानदान के अपने पैलेस जो है एवनफील्ड महल लंदन में, उनके फुटप्रिंट्स पर चलते हुए यहाँ पे भी दरबारियों ने पैलेस बना के उन पे खड़े होके फख्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आप खुद समझ लें कि अवामी नशा और फिर माशाल्लाह महल बनाने का नशा, वो दोनों कहाँ से जाके ताने बाने मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।